हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर्स की 11वीं टेस्ट सीरीज पढ़ने जा रहे हैं। 10 सीरीज आपको लगातार बैक टू बैक मिली थी। 11वीं सीरीज में थोड़ा सा व्यवधान हो गया है क्योंकि काम चल रहा था, अन्य विषयों पर जीएस पर काम चल रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गई है। लेकिन अब आपको बहुत ही जल्दी जल्दी करंट अफेयर्स की और सामान्य अध्ययन की सीरीज उपलब्ध होती रहेंगी। साथ ही आप देख रहे हैं कि पॉलिटी के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के आपको वीडियो मिल रहे हैं। जो छोटे छोटे टॉपिक हैं उनको हम कवर करा रहे हैं क्विक रिवीजन के माध्यम से, ताकि परीक्षा नज़दीक आ रही है और जो मात्र आपके पास 1.5 महीने का समय बचा हुआ है, 40 से 45 दिन बचे हुए हैं, इन 45 दिन में किस तरीके से सारे विषयों को रिवाइज किया जाए, किस तरीके से टेस्ट सीरीज को हल किया जाए और प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को हल किया जाए। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है और सीरीज भी आपको टाइम से उपलब्ध कराई जा रही है। कभी कभी लेट हो जाता है, कोई नहीं, लेकिन मेरा आप भरोसा रखिए कि हम आपको पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स कंप्लीट करवाएंगे इसी सीरीज के माध्यम से। बाकी आपको बहुत सारी सीरीज ग्रुप में मिली होंगी, करंट अफेयर्स की, यूपी स्पेशल की, जीएस की, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से कर रहे हैं। जिन लोगों को टेस्ट सीरीज नहीं मिली या ज्वाइन नहीं किया है, वो लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जा करके वहाँ पर व्हाट्सएप करके या फिर इस पर फ़ोन करके संपर्क करके सीरीज को या फिर नोट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 6393350769, ठीक है। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर भी है, इसी पर आप लोग कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जहां पर आपको आरओ की टेस्ट सीरीज, पीसीएस की टेस्ट सीरीज, साथ ही आरओ और पीसीएस दोनों के नोट्स, कंप्लीट नोट्स आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। एपीएस के और हाईकोर्ट आरओ के नोट्स भी आप लोग ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं आज की 11वीं टेस्ट सीरीज की, जो कि करंट अफेयर्स पर बेस्ड है। और पहला क्वेश्चन लाते हैं आपके सामने स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि अब्रिथ लाइफ क्या है? एयर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर, रेडिएशन प्यूरिफायर या फिर बैक्टीरिया प्यूरिफायर। और ये सीरीज पूरी 25 क्वेश्चन की है। 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, पूरे आंसर होगा, साथ ही इसमें आपको पूरी कंप्लीट व्याख्या भी मिलेगी। तो बताइए भाई कि अब्रिथ लाइफ क्या है, और आंसर देख लेते हैं। ये आपका है एयर प्यूरिफायर, इस नाम से बनाया गया है। तो सितंबर माह में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ और कानपुर के, यानी कि आईआईटी रोपड़ और आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रबंधन अध्ययन संकाय द्वारा दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर अब्रिथ लाइफ विकसित किया गया है। अब्रिथ लाइफ स्कूलों, अस्पतालों, कार्यालयों और घरों जैसे इंडोर स्थानों में वायु शोधन प्रक्रिया को बढ़ाता है। आप देख रहे हैं कि जो हमारी वायुमंडल है, जो वायु है, हवा है, कितनी दूषित हो रही है। और कुछ क्षेत्र तो ऐसे जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैला हुआ है इंडस्ट्री की वजह से, या कहें जैसे कि हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में आप देखते हैं जो किसान उसके गेहूं के और धान के जो बचा हुआ जला देते हैं, है ना, तो उसकी वजह से बहुत सारी समस्या होती है। तो ये क्या करेगा कि ये जो एयर हमारी है, जो हवा है, उसको ये प्यूरिफाई करने का, शुद्ध करने का काम करेगा। अब्रिथ लाइफ ये नाम है इस इक्विपमेंट का, जो एयर को प्यूरिफायर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 सितंबर 2021 को किसान स्टोर किस ऑनलाइन वेबसाइट द्वारा लॉन्च किया गया है? अमेजन इंडिया, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट या फिर फर्स्ट क्राई। तो बताएं कि किसान स्टोर किस वेबसाइट द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर आपका हो जाएगा अमेजन इंडिया। तो अमेजन इंडिया द्वारा 2 सितंबर 2021 को किसान स्टोर लॉन्च किया गया है। किसान स्टोर एक ऑनलाइन मंच है जो भारत के किसानों को पोषण आदि 8,000 से अधिक कृषि संबंधी सामानों तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यानी कि किसानों को जो पोषण की समस्याएं हैं या जो कृषि से संबंधित समस्याएं हैं या कृषि संबंधी सामान है, तो ये सब जा कर के आप अमेजन पर वो परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो जैसे अभी हम लोग अमेजन पे या जो भी ऑनलाइन कंपनी, ऑनलाइन शॉपिंग जो कंपनी है, तो वहाँ से कुछ भी खरीदते हैं, तो इसने एक किसान स्टोर बनाया कि जो किसान से संबंधित, किसानों से संबंधित जो भी इनकी आवश्यकताएं हैं, तो चाहे वो उपकरण हो या अन्य चीज़ें हों, तो उसको प्राप्त करने के लिए किसान इस किसान स्टोर पर, यानी कि अमेजन पर जाकर के संपर्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 1 सितंबर 2021 को किसे लद्दाख का राज्य पशु घोषित किया गया था? हिम तेंदुआ, हिम घोड़ा,
हिम काऊ या फिर ब्लैक नेक्ड। और आंसर आपका है हिम तेंदुआ। व्याख्या देख लेते हैं। लद्दाख ने 1 सितंबर 2021 को दो लुप्तप्राय प्रजातियों हिम तेंदुआ और ब्लैक नेक्ड क्रेन को क्रमशः अपने राज्य पशु और राज्य पक्षी के रूप में अपनाया था। ध्यान रखिएगा कि जो हिम तेंदुआ है उसको राज्य पशु और ब्लैक नेक्ड क्रेन इसको राज्य पक्षी के रूप में अपनाया था। हिम तेंदुए को वैज्ञानिक रूप से पैंथेरा यूनिरा कहा जाता है। जो हिम तेंदुआ उसका नाम ये पैंथेरा यूनिरा है। इसे IUCN द्वारा रेड लिस्ट में कमजोर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ये IUCN की जो है रेड सूची जारी होती है। 2040 तक इसकी आबादी 40% घटने की उम्मीद है। यानी जो संकटग्रस्त प्रजातियां होती हैं इनकी आबादी लगातार घट रही है, तो उनकी IUCN की रेड डाटा सूची में इसको शामिल किया जाता है। तो हिम तेंदुआ भी रेड लिस्ट में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 सितंबर 2021 को किस राज्य ने ब्लैक क्रेन को राज्य पक्षी रूप में अपनाया है? अभी जस्ट मैंने व्याख्या बताई है, तो लद्दाख आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लैक नेक क्रेन का वैज्ञानिक नाम वो है ग्रस नाइग्रिकोलिस। इसे लद्दाख राज्य ने राज्य पक्षी रूप में अपनाया है। यह एशिया में पाया जाने वाला मध्यम आकार का सारस है। तो ये ब्लैक नेक्ड क्रेन क्या है? ये एक तरह से सारस, जैसे आपने देखते कि तालाबों या पोखरों के किनारे हम लोग जो सारस बड़ी बड़ी गर्दन वाले देखते थे ना, तो ये जो है एक मध्यम आकार, जैसे हम लोग जो सारस देखते थे वो काफ़ी बड़े बड़े हुआ करते थे। अभी भी कभी कभी मिल जाते हैं, हालांकि अब तो बहुत कम हो गए हैं, कहीं कभार कभी कभी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन तो वो काफ़ी बड़े होते थे। तो ये जो है क्या, ये मध्यम आकार का सारस है जिसे ब्लैक नेक्ड क्रेन कहा जाता है। कहाँ पर मिलता है? इसके लिए लद्दाख में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5, कार्बी आंगलोंग शांति समझौते में भारत सरकार के साथ कौन राज्य शामिल है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम या फिर त्रिपुरा? और आंसर आपका है असम। तो देख लेते हैं कि ये कार्बी आंगलोंग शांति समझौता क्या है। ऐतिहासिक त्रिपक्षीय कार्बी आंगलोंग समझौता 4 सितंबर 2021 को भारत सरकार, असम सरकार और कार्बी के 6 गुटों के बीच हस्ताक्षरित किया गया। क्या है इसमें प्रमुख बिंदु, क्या है समझौते के? इस समझौते के अनुसार सशस्त्र समूह कार्बी आंगलोंग शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने की तारीख के 1 महीने के भीतर हिंसा का रास्ता छोड़ देंगे, अपने हथियारों का आत्मसमर्पण कर देंगे और अपने संगठन को भंग कर देंगे। कार्बी समूहों के कब्जे वाली सभी शिविरों को तुरंत खाली कर दिया जाएगा। यानी कि असम का मतलब पहले तरीके से जो है एक नक्सलाइट जो एरिया है, तो वहाँ का ये जो है कार्बी आंगलोंग है, तो मतलब इस जो है वहाँ के लोग हैं, ये अपना एक गुट बनाए हैं या कहें एक समूह बनाए हैं। तो इसका जो है असम सरकार के साथ और भारत सरकार के साथ ये तीनों ने जो कार्बी के जो 6 गुट हैं, तो सबने मिलकर समझौता कर लिया है कि मतलब सरकार ने कुछ मांगे मान ली, कुछ असम सरकार ने कुछ मांगे मान ली हैं और उन्होंने भी अपना कुछ सरेंडर किए हैं। तो मतलब जो भी उनकी समस्याएं हैं उन पर ध्यान दिया जाएगा और ये लोग हिंसा का रास्ता छोड़ देंगे, आत्मसमर्पण कर देंगे, हथियार डाल देंगे और अपने जो भी उनके संगठन वगैरह है ना उनको भंग कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, वतन प्रेम योजना किस राज्य सरकार की योजना है? गुजरात, महाराष्ट्र, असम या फिर पंजाब? और आंसर आपका हो जाएगा गुजरात। तो देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह ने सितंबर 2021 में वतन प्रेम योजना गुजरात के गांधीनगर में लॉन्च की थी। इस योजना के तहत अनिवासी गुजराती, अनिवासी भारतीय ग्रामीण स्तर की परियोजनाओं की लागत में 60% योगदान कर सकते हैं। शेष 40% राशि राज्य सरकार वहन करेगी। यानी कि जो भी अनिवासी गुजराती यानी गुजरात से बाहर रह रहे या फिर NRI हैं, तो वो अपने यहाँ की जो भी ग्रामीण परियोजनाएं हैं अगर उसमें कुछ योगदान करते हैं तो 60% तक ये लोग योगदान कर सकते हैं। यानी कोई योजना है, परियोजना है, कुछ भी प्रोजेक्ट है तो उसमें ये लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो 40% राशि होगी वो राज्य सरकार के द्वारा खर्च की जाएगी या उसका वहन किया जाएगा। तो वतन प्रेम यानी कि अपने वतन से प्रेम कर रहे हैं, इसलिए मतलब उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो नाम हो गया आपका वतन प्रेम योजना। क्वेश्चन नंबर 7, आयुष आपके द्वार अभियान में निम्नलिखित में कौन सा पौधा शामिल नहीं है?
एक अभियान, इसका नाम है आयुष आपके द्वार। आयुष समझ रहा है, मतलब जो भी चिकित्सा से संबंधित है। तो उसमें कई पौधे शामिल किए गए हैं, जिसमें आपका कौन सा शामिल नहीं है, तो तुलसी, सर्पगंधा, एलोवेरा या फिर शतावरी। और आंसर आपका हो जाएगा एलोवेरा। एलोवेरा इस अभियान में शामिल नहीं है। 3 सितंबर 2021 को पूरे भारत में लगभग 45 स्थानों से आयुष आपके द्वार नामक अभियान लॉन्च किया गया। यानी कि ये इसको जो है भारत में 3 सितंबर को 45 जगहों से, 45 स्थानों से कई लोगों ने इसको लॉन्च किया है। भारत में एक वर्ष में 75 लाख घरों में औषधि पौधे वितरण करने के उद्देश्य से यह परियोजना शुरू की गई है। इन औषधि पौधों में अशोक, स्टीबिया, अश्वगंधा, जटामांसी, गिलोय या गुडची, शतावरी, लेमन ग्रास, तुलसी, सर्पगंधा, ब्राह्मी, कालमेघ और आंवला शामिल किए गए हैं। एलोवेरा इस अभियान में शामिल नहीं किया गया है। तो यह आपका आयुष आपके द्वार अभियान। क्वेश्चन नंबर 8, पत्रकारों के लिए पत्रकार कल्याण कोष योजना किस राज्य में लागू की गई है? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर बिहार। आंसर आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। देख लेते हैं क्या है ये योजना। तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने पत्रकार कल्याण कोष नाम की योजना लागू की है। इस योजना के तहत कोविड में जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा इस योजना के तहत पत्रकारों को कोविड रोग के इलाज के लिए 2 लाख रुपए की राशि भी दी जाएगी। राज्य ने वरिष्ठ पत्रकार सम्मान निधि योजना के तहत वरिष्ठ पत्रकार को मासिक 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का निर्णय लिया है। तो ये पत्रकारों के लिए विशेष एक कोष है, पत्रकार कल्याण कोष, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। और पत्रकारों को या वरिष्ठ पत्रकारों को या कोविड की वजह से किसी की डेथ हो गई है, कोई समस्या है, तो उनके लिए कई सारे प्रावधान किए गए हैं, कई सारी सहयोग राशियों का प्रावधान किया गया है। ये है। और क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 5 से 17 सितंबर 2021 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? शिक्षक पर्व, कोरोना पर्व, शिक्षा पर्व या फिर शिक्षित पर्व। और आंसर आपका हो जाएगा शिक्षक पर्व। तो 5 सितंबर 2021 से शिक्षक पर्व मनाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। यह पर्व 5 से 17 सितंबर को शिक्षकों के मूल्यवान योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को आगे ले जाने के लिए यह आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 पहलों को लॉन्च किया है। देख लेते हैं कौन कौन सी पहल हैं। पहली है 10,000 शब्दों का भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश, टॉकिंग बुक्स, ये सब जारी की जाएंगी। CBSE का स्कूल क्वालिटी असेसमेंट क्रेडिट फ्रेमवर्क, निपुण भारत के लिए निष्ठ शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम और विद्यांजलि पोर्टल, ये सब जो है इस कार्यक्रम के तहत लॉन्च की जाएंगी या पहले शुरू की जाएंगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 2 सितंबर 2021 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि फसाई ने किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान किया है? अब इसकी व्याख्या बताएंगे, समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। तो 4 नाम दिए हैं, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, बनारस, मुंबई या फिर अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। आंसर आपका हो जाएगा चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। तो व्याख्या देखते हैं। 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया जाता है। यह प्रमाणन यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए दिया जाता है। 5 स्टार रेटिंग यात्रियों को सुरक्षित और स्वास्थ्यकर भोजन उपलब्ध कराने के लिए अनुकरणीय प्रयासों को दर्शाता है। 2 सितंबर 2021 को यह प्रमाण पत्र चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को दिया गया है। यह भारत का 5वां स्टेशन होगा। यानी कि जो ये प्रमाण पत्र, यानी कि जो स्टेशन, कहने का मतलब है जिस स्टेशन पर यात्रियों के लिए अच्छा गुणवत्तापूर्ण भोजन, पौष्टिक भोजन उपलब्ध है, तो उसी प्रकार से मतलब इनको 1 स्टार, 2 स्टार या फिर 5 स्टार रेटिंग दी जाती है। तो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग दी गई है। और इससे पहले भी भारत के
4 रेलवे स्टेशन को ये 5वां यानी कि ये जो है रैंकिंग यानी कि 5 स्टार रेटिंग मिल चुकी है। वो नाम है आपके दिल्ली में आनंद विहार टर्मिनल, मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, मुंबई सेंट्रल रेलवे और बड़ोदरा रेलवे स्टेशन। तो ये आपका चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन 5वां ऐसा रेलवे स्टेशन भारत का हो गया है जिसको 5 स्टार रेटिंग दी गई है ईट राइट स्टेशन के रूप में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अगस्त 2021 के प्रारंभ में किस राज्य में स्क्रब टाइफस से एक सप्ताह में 40 लोगों की मौत हो गई? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा। और आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। स्क्रब टाइफस के मामले मुख्यतः उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद, आगरा, मैनपुरी, एटा और कासगंज जिलों में सामने आए हैं। स्क्रब टाइफस एक पुनः उभरता हुआ रिकेट्सियल संक्रमण है। यह वेक्टर जनित रोग पहले भारत और दक्षिण एशियाई देशों में रिपोर्ट किया गया था। इस रोग में बुखार व चकत्ते यानी कि बुखार आएगा और शरीर पर जगह जगह चकत्ते जैसे बन जाते हैं। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, श्वसन प्रणाली यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, वृक्क प्रणाली यानी कि नेफ्रॉन जो वृक्क हमारे होते हैं, गुर्दे होते हैं, उनको प्रभावित करता है ये। उत्तर प्रदेश सरकार ने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों की टीम को मामले की जांच का आकार दिया है। मतलब देखिए यहाँ पर कई सारे प्रश्न बन रहे हैं कि इस मामले को जांच को क्यों कर रहा है, तो केजीएमसी की जो विशेषज्ञों की टीम है वो इसकी जांच कर रही है और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की एक टीम को भी बुलाया गया यानी कि आईसीएमआर की एक टीम भी इसकी जांच के लिए उन जिलों में गई है। तो इतने सारे जो है ये मतलब रिकेट्स मतलब ये कहें तो मतलब बेसिकली जो हड्डियों से संबंधित बुखार है, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा बुखार आता है, शरीर पर चकत्ते बन जाते हैं, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो इस तरह का ये एक मतलब बैक्टीरिया है। तो इससे समस्याएं जो है देखी गई उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में। तो यूपी के जो है मतलब एक ही सप्ताह में समझो लगभग 40 लोगों की इससे मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 12। डीजल को एलएनजी से बदलने के लिए किस मंत्रालय ने पायलट परियोजना शुरू की है? कोयला मंत्रालय, विज्ञान मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय या फिर पेट्रोलियम मंत्रालय। तो डीजल को एलएनजी से बदला जाएगा। एलएनजी को कहते हैं लिक्विफाइड नेचुरल गैस। आंसर हो जाएगा आपका कोयला मंत्रालय। तो कोल इंडिया लिमिटेड यानी कि CIL ने 1 सितंबर 2021 को डीजल को एलएनजी से बदलने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। CIL के अनुसार उसने कोयले के परिवहन में लगे बड़े ट्रकों के डंपरों में एलएनजी किट लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यानी कि जो ट्रक वगैरह थे उसमें एलएनजी किट लगेगी, जैसे सीएनजी किट लगती है, एलपीजी किट लगती है, ऐसी एलएनजी किट लगेगी। इस कदम से कोल इंडिया लिमिटेड को सालाना करीब 500 करोड़ रुपए की बचत करने में मदद मिलेगी। यह पायलट प्रोजेक्ट कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद करेगा। एलएनजी डीजल के उपयोग का 30% से 40% तक रिप्लेस कर देगा। यानी कि जो डीजल अभी यूज हो रहा है तो 30 से 40% मतलब डीजल हमारा बचेगा, एलएनजी का यूज हम कर सकेंगे। और मतलब भविष्य आप देख ही रहे कि मतलब सीएनजी गाड़ियाँ आ रही हैं, एलपीजी आ रही हैं, अब एलएनजी गाड़ियाँ आएंगी, फिर इलेक्ट्रिक वाहन आएंगे। तो मतलब डीजल की जो हमारी निर्भरता है या जो हम विदेश से जो कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं जिससे कि हमारी इकोनॉमी काफ़ी घाटे में चली जाती है, हमारा रुपया जो है चला जाता है, तो मतलब इससे काफ़ी मदद मिलेगी कि मतलब हमको बाहर से डीजल पेट्रोल का इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13। 7 पहल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई योजना है? जम्मू कश्मीर, सिक्किम, लद्दाख या फिर हिमाचल प्रदेश। देख लेते हैं आंसर। जम्मू कश्मीर आंसर सही है। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने 1 सितंबर 2021 को स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए साथ नामक ग्रामीण उद्यम त्वरण कार्यक्रम लॉन्च किया है। यह पहल स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं के जीवन को बदलने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य छोटे कार्यों में लगी ग्रामीण महिलाओं की आजीविका में तेजी लाना है। 7 पहल इन महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों के परामर्श और बाजार संबंधों पर ध्यान केंद्रित करेगी। इस पहल के तहत शुरुआत में 5000 महिलाओं के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया जाए। यानी कि कहने मतलब उनको
सिखाया जाएगा कि किस तरीके से वो मतलब अपनी आजीविका के साधन तलाश सकती हैं, या कुछ ऐसे उत्पादों का निर्माण कर सकती हैं जिससे कि वो मतलब कि आत्मनिर्भर बन सकें, और मतलब लोगों को और भी अपने साथ जोड़ सकें, अपनी एक टीम बना सकें, टीम बना करके मिल करके सब लोग समूह में रह करके काम कर सकें, जिससे कि महिलाओं के साथ भी आत्मनिर्भरता जुड़ सके। क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं। टूरिस्ट विलेज नेटवर्क के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। यह नेटवर्क जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है। यह जम्मू कश्मीर में पर्यटन व रोजगार के लिए लॉन्च किया गया है। कौन से कथन सही हैं, एक या दो, या फिर दोनों, या एक भी नहीं? आंसर आपका दोनों कथन सही है। व्याख्या देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल यानी कि एलजी अर्थात लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए स्थायी रोजगार उत्पन्न करने के लिए टूरिस्ट विलेज नेटवर्क लॉन्च किया है। यह पहल मिशन यूथ के तहत शुरू की गई और जम्मू कश्मीर के उन 75 गांवों पर ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम करेगा जो पहले ही पर्यटन के लिए प्रसिद्ध हैं। तो मतलब बेसिकली ये जम्मू कश्मीर पर बेस्ड है, और जो टूरिस्ट से संबंधित जो भी वहाँ के क्षेत्र हैं या जो गांव हैं जहाँ पर लोग जाते हैं, तो उसमें जो है लोगों का और ध्यान केंद्रित कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। हाल ही में खबरों में रही कसाई नदी किस देश में स्थित है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, या फिर जाम्बिया? और सही आंसर आपका है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। व्याख्या देख लेते हैं। कसाई नदी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में स्थित है। यह खबरों में इसलिए रही क्योंकि हाल ही में कसाई नदी लाल हो गई थी, क्योंकि दरियाई घोड़े और मरी हुई मछलियों के शव नदी में तैरते पाए गए थे। यह प्रदूषण अंगोला में 3 खनन सुविधाओं में रिसाव से उत्पन्न हुआ था, यानी कि जो दरियाई घोड़े कुछ मर गए थे, मछलियां मर गई थी, जिससे कि नदी का पूरा पानी लाल हो गया था, यानी कि खून की वजह से या मतलब गंदगी की वजह से लाल हो गया था। तो इसलिए ये नदी हाल ही में चर्चा का विषय बनी रही है। क्वेश्चन नंबर 16। सितंबर 2021 को विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार विश्व की आधी से अधिक आबादी को किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं है। देख लेते हैं कौन से आंसर सही है। दोनों आंसर सही है, और ये व्याख्या आपके सामने है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2020-22 के तहत 2021 होगा आई थिंक, यहाँ पर तहत विश्व की आधी से अधिक आबादी को किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल रही है। आर्थिक असुरक्षा का उच्च स्तर, लगातार बढ़ती गरीबी और असमानता, लोगों के मध्य बढ़ती व्यापक अनौपचारिक एवं नाजुक सामाजिक अनुबंध जैसी व्यापक चुनौतियों को कोविड-19 ने बढ़ा दिया। कि कुल मिलाकर के कोरोना की वजह से ऐसा हुआ है। कोरोना को यहाँ पर दोष दिया जा रहा है, और सही बात है, बिल्कुल हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। पंजशीर घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 4 सितंबर 2021 को तालिबान और विपक्षी बलों के मध्य पंजशीर के नियंत्रण को लेकर संघर्ष हुआ। दूसरा, पंजशीर घाटी काबुल के उत्तर में स्थित है। तो इसमें देखिए केवल दूसरा वाला इसमें कौन से कथन सत्य हैं, तो केवल दूसरा वाला जो कथन है वो सत्य है, पहला वाला गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। काबुल के उत्तर में स्थित पंजशीर घाटी में नियंत्रण के लिए युद्ध 3 सितंबर 2021 की रात में बढ़ गया और 4 सितंबर को अधिक हो गया। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान के 24 प्रांतों में से एक है। पंजशीर की प्रांतीय राजधानी बजारक है। विदित है कि अगस्त 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान पर नियंत्रण कर लिया है। इससे पहले 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान पर तालिबान का नियंत्रण रहा, यानी कि 96 से 1 तक भी रहा है। फिर जो है आपका ये वहाँ पर सरकार बनेगी, लेकिन अब फिर तालिबान जो है अपना कब्जा वहाँ पर कर लिया है। यही सब चल रहा है अफगानिस्तान में, आप खबरों में देखते भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 18। मॉर्निंग कंसल्ट ग्लोबल रेटिंग्स में निम्नलिखित में कौन से नेता शीर्ष पर रहे हैं? जॉन बिडेन, कमला हैरिस, नरेंद्र मोदी, या फिर व्लादिमीर पुतिन? आंसर देख लेते हैं, और इसमें आपका आंसर है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी।
तो अमेरिकी बेस्ड ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार सर्वेक्षण में शामिल 13 विश्व नेताओं में श्री नरेंद्र मोदी की अनुमोदन रेटिंग सबसे ज़्यादा है। यह सर्वेक्षण डेटा साप्ताहिक आधार पर अपडेट किया जाता है। यह सितंबर के प्रथम सप्ताह के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी को 70% की अप्रूवल रेटिंग मिली है। तो इसमें देखिए आप, जो हमारे मोदी जी हैं वो सबसे ऊपर हैं। इस बात की खुशी है कि हमारे देश के नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, जो कि इसमें शीर्ष पर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, फिलानिपन 2021 विश्व स्टाम्प प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? जापान, चीन, इंडोनेशिया या फिर कोरिया? और आंसर आपका है जापान। फिलानिपन 2021 विश्व स्टाम्प प्रदर्शनी है जो हाल ही में टोक्यो यानी कि जापान में आयोजित की गई है। जापान में डाक सेवा की स्थापना को चिन्हित करने के लिए 1971 में जापान में हर साल यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, यानी कि 1971 से, यहाँ मैं लग गया, 1971 से जापान में हर वर्ष यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस वर्ष जापान की डाक सेवा की 150वीं वर्षगांठ के रूप में इसको मनाया गया, फिर चिन्हित किया गया था। ठीक है, फिलानिपन 2021 विश्व स्टाम्प प्रदर्शनी ये जापान में बेसिकली मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, 3 सितंबर 2021 को पूर्वी आर्थिक मंच का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया है? भारत, रूस, चीन या फिर अमेरिका? आंसर आपका है रूस। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 सितंबर 2021 को EEF यानी कि पूर्वी आर्थिक मंच के सत्र को संबोधित किया। इसका पूरा नाम है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। EEF एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक है। इसका आयोजन रूस के व्लादिवोस्तोक में हर साल आयोजित किया जाता है। यह रूसी सुदूर पूर्वी क्षेत्र में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित की जाती है। यह पहली बार 2015 में आयोजित की गई थी। तो ये जो पूर्वी आर्थिक मंच का बैठक है ये हाल में रूस में हुआ है, ध्यान रखिएगा। ब्रिक्स बैंक में, ब्रिक्स में बामें राह जोड़ लीजिएगा नीचे, ब्रिक्स है ये। ब्रिक्स बैंक में 2 सितंबर 2021 में निम्नलिखित में किस देश को नहीं जोड़ा गया है? संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, उरुग्वे या फिर कंबोडिया? और आंसर आपका हो जाएगा कंबोडिया। तो ब्रिक्स देशों के द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB ने, इसी ब्रिक्स बैंक को NDB भी कहा जाता है, ने 2 सितंबर 2021 को संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे व बांग्लादेश को नए सदस्य के रूप में जोड़ा है। न्यू डेवलपमेंट बैंक 2015 में ब्रिक्स समूह यानी कि ब्राजील, रूस, भारत और दक्षिण अफ्रीका, BRICS यहाँ पर होता है, इसका पूरा नाम BRICS। तो इन 5 देशों के द्वारा, ब्राजील, रूस, भारत और चीन और दक्षिण अफ्रीका के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। यह बैंक सदस्य देशों के साथ साथ अन्य विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाता है। NDB बैंक की अधिकृत पूंजी $100 अरब है। ध्यान रखिएगा कितनी है, कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो पूंजी है, अधिकृत पूंजी है, वो कितने रुपए है? तो वो $100 अरब है। क्वेश्चन नंबर 22, 5 सितंबर 2021 को भारत डेनिश संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डेनमार्क एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ भारत ने हरित रणनीतिक साझेदारी स्थापित की है। दूसरा, बैठक में विदेश मंत्री ने कहा कि हरियाली बढ़ाने के प्रयासों के लिए डेनमार्क भारत का एक बहुत अनूठा भागीदार है। तो कौन से कथन सत्य हैं? और इसमें आपका केवल दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। व्याख्या देख लेते हैं, अभी स्पष्ट हो जाएगा साफ साफ। विदेश मंत्री श्री S जयशंकर की सह अध्यक्षता में 5 सितंबर 2021 को भारत डेनिश संयुक्त आयोग की बैठक कोपेनहेगन में आयोजित की गई, जिसमें विदेश मंत्री ने वक्तव्य में कहा कि हरियाली बढ़ाने के भारत के प्रयासों में डेनमार्क भारत का अनूठा भागीदार है। भारत को डेनमार्क की ताकत, अनुभव, रणनीति का लाभ प्राप्त हुआ है। डेनमार्क एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ भारत में हरित रणनीतिक साझेदारी स्थापित की है। तो ये डेनमार्क के साथ ऐसा कुछ हुआ है समझौता हरित बैठक के संदर्भ में। तो अगर परीक्षा में इस तरह से अगर कुछ आता तो आप लोग गैस कर सकते हैं कि कहाँ पर बात हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 23,
हरित विकास के वित्त पोषण के लिए $1.2 बिलियन के पैकेज की घोषणा भारत ने किस देश के साथ की है? यूएसए, यूके, फ्रांस या फिर जर्मनी? आंसर आपका हो जाएगा यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। व्याख्या देख लेते हैं। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने $1.2 बिलियन के पैकेज की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य एशियाई देशों के हरित विकास के लिए वित्त पोषण में सुधार करना है। इस पैकेज में $1 बिलियन का निवेश शामिल है, जो हरित प्रौद्योगिकी वाले व्यवसायों पर निवेश होगा। भारत में हरित परियोजनाओं के लिए निजी पूंजी जुटाने के लिए क्लाइमेट फाइनेंस लीडर इनिशिएटिव इंडिया पार्टनरशिप भी शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 24, 2 सितंबर 2021 को किस देश ने म्यांमार पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की है? यूके, यूएई, यूएसए या फिर नॉर्वे? और आंसर आपका हो जाएगा यूके। यूनाइटेड किंगडम ने सितंबर 2021 में म्यांमार पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। नए प्रतिबंध म्यांमार में बैंकों या उधारदाताओं को व्यक्तिगत उद्देश्यों या उनके व्यवहारिक समूह के लिए उन्हें कोई वित्तीय सहायता प्रदान करने से रोकने की व्यवस्था करते हैं। यानी जो भी प्रावधान बनाए यूके ने म्यांमार पर जो लगाए हैं, घोषणा की है, तो वो इस तरह से मतलब वित्तीय सहायता, वित्तीय लेन देन नहीं कर सकते हैं व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए। म्यांमार की सेना ने म्यांमार की सरकार का तख्तापलट किया और देश में 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा की गई है। और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन आ गया कि किस वर्ष तक चीन ने कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है? आप लोग सही आंसर दीजिएगा। विकल्प में जो भी आंसर दिए गए हैं 2050, 2060, 2030 या 2040 तक। तो कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज की सीरीज आपको कैसी लगी है? हालांकि थोड़ी सी लंबी जरूर हो गई, लेकिन व्याख्या अगर प्रॉपर हो जाती तो मुझे लगता है कि एक प्रश्न के साथ आपके 3-4 क्वेश्चन और तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग मतलब मैं खुद व्याख्या में कोई कमी नहीं रहने देता हूं। जो व्याख्याएं लिखी जाती है उसके अलावा भी आपको बताने का प्रयास करता हूं कि करंट अफेयर्स के प्रश्न आपके परीक्षा में गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर करंट गलत हो गया तो वहाँ पर फिर सिलेक्शन होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। इसलिए हमारा फोकस करंट पर बहुत ज़्यादा है कि आप लोग करंट अच्छे से पढ़ें। तो अगर वीडियो अगर 2-4-5 मिनट लंबा भी हो गया तो कोई इशू नहीं है, लेकिन चीज़ें अगर समझ में आ गई हैं तो ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो बताइए आंसर क्या होगा, कमेंट के माध्यम से बता देते हैं आपको। 2060 तक, तो चीन ने 2060 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कार्बन न्यूट्रल का आशय जितना हो सके कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कटौती करना, जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता लेकिन उसे ऑफसेट करना होता है। कहने का मतलब ये है कि मतलब कार्बन न्यूट्रल यानी जितना हम कार्बन अगर हमारे यहाँ उत्सर्जित हो रहा है तो उतना हम न्यूट्रल मतलब उसको रोकने के उपाय भी करें। तो चीन ने 2060 तक अपना लक्ष्य निर्धारित किया है कि वो कार्बन न्यूट्रल यानी कि जितना उत्पादन करेगा उतना वो नष्ट भी करेगा किसी तकनीक के माध्यम से। तो मतलब वो एक्स्ट्रा जो कार्बन डाइऑक्साइड है या जो कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है वो नहीं होगा, जिससे कि प्रदूषण की समस्याएं और अन्य समस्याएं भी समाप्त होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये थी दोस्तों आपकी करंट अफेयर्स की सीरीज। देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। और आशा करता हूं कि आप लोग इसी तरह जुड़े रहेंगे, परीक्षा के लिए पढ़ते रहेंगे, मेहनत करते रहिए एकदम से दमदार तरीके से, क्योंकि 5 दिसंबर दूर नहीं है, बहुत कम समय बचा है और अधिकारी आपको बनना ही है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।